हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसका चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल कर रहे थे और उसमें से 17 न्यूमेरिकल हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे 18 न्यूमेरिकल और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझिए, इसमें दिया क्या गया है, फिर उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। आपसे कहा गया है किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर की दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा बेटा, आपके पास एक ये दीवार है कुछ इस तरीके से। ये क्या है? एक दीवार है, ठीक है। और इसी से 3 सेंटीमीटर की दूरी 3 मीटर की दूरी पर, हाँ 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक सामने और दीवार है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? तो 3 मीटर दे दी गई। कितना है? 3 मीटर। ऐसा आपके क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। और कहा गया है एक दीवार पर एक विद्युत बल्ब लगा है, उसको आप बना दीजिए। यहाँ पर सपोज करिएगा कि यहाँ पर एक विद्युत बल्ब है इस दीवार पर, ठीक है। ये विद्युत बल्ब हो गया और इसका प्रतिबिंब आपको सामने जो इस दीवार से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है उस पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। और उत्तल लेंस का एक प्रयोग किया गया है इसके बीच में, इसके प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। हम लोग सपोज करेंगे ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका क्या है? बड़ा सा उत्तल लेंस है और इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। ये इसका प्रयोग किया गया है इस बल्ब का प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरे वाले दीवार पर, ठीक है, जो कि क्या है? इसके ठीक सामने। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि बल्ब, ठीक है, ओके। और यहां पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा इसका, सामने वाले दीवार पर एक इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या होगा बेटा? तो आप बताओगे इमेज। इमेज, ठीक है, बल्ब का वो प्रतिबिंब बनेगा। अब कहा जा रहा है इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होगी। जो आपने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है इसका अधिकतम फोकस दूरी क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ बेटा, ध्यान से समझिएगा। यह वस्तु होगा इस दीवार पर और इसका प्रतिबिंब बनेगा सामने वाली दीवार पर, जो कि क्या है? वस्तु से, यानी कि पहले वाली दीवार से 3 मीटर की दूरी पर। आप बोल सकते हो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी a आपको दे दिया गया है। तो हियर, यहाँ वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और इसको हम लोग a मान लेंगे। ये होता ही है, आपको दे दिया गया है 3 मीटर। दोनों दीवार के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 3 मीटर हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे आसान आपके लिए रहेगा विस्थापन फार्मूला लगा दो बेटा। क्या लगा देंगे हम लोग? विस्थापन सूत्र लिखेंगे। ये क्वेश्चन है समझने के लिए था, आप बोलेंगे विस्थापन सूत्र से। ये होता क्या है बेटा? F इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, ये सूत्र होता है बेटा। और इस सूत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है रे ऑप्टिक्स के अप्रॉक्सीमेट लेक्चर नंबर 24 या फिर 25, आप जाके देख लीजिएगा, इसे आपको बताया गया है, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ। हाँ, ए होता क्या है बेटा? विस्थापन सूत्र में थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु रखा गया, ठीक है, और एक लेंस का प्रयोग किया गया जो इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना रहा है,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। इमेज का पिन ये हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच की दूरी को हम लोग ए मानते हैं। अब फिर लेंस को हम लोग इधर उधर खिसकाएंगे और खिसकाने के बाद में फिर उसका ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहीं पर प्राप्त करेंगे, यानी कि सपोज करिएगा इस बार लेंस को यहाँ पर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये पोजीशन फर्स्ट था लेंस का और ये पोजीशन सेकंड है। दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डी मानते हैं बेटा। बात समझ में आ रही? तो इस फार्मूले में दो ही चीज है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी और लेंस को आपने जो विस्थापित किया था उनके बीच की दूरी ये है। और एफ क्या है बेटा? इस लेंस का फोकस दूरी। यहाँ पर लेंस एक ही होगा, यहाँ पर पहले था, अब उसी को आपने आगे पीछे खिसका कर यहाँ कर दिया है, तब भी उसका प्रतिबिंब यहीं पर बना। बात समझ में आ रही है? तो ये फार्मूला ऐसे आपको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना, आपसे कहा गया है कि आपको एफ नहीं बताना है, एफ का अधिकतम मान बताना है। तो आप बताओगे कि एफ मैक्सिमम होने के लिए, एफ मैक्स के लिए अब सूत्र देखिए बेटा, फोकस दूरी के अधिकतम होने के लिए क्या क्या जरूरत है? ये अधिकतम तब होगा जब 4a क्या हो? न्यूनतम, यानी a का मान कम से कम। लेकिन a तो फिक्स है, a का मान यहाँ पर कितना दे दिया गया? 3 मीटर। तो इसको आप छोड़ो, अब आप अंश में देखो बेटा, f अधिक कब होगा? जब a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर का मान क्या हो? अधिक हो। तो आप बताओगे कि f मैक्सिमम के लिए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अधिकतम होना, यानी मैक्सिमम होना, अधिकतम होना आवश्यक है। लॉजिक समझिएगा बेटा, हमको इस लेंस का अधिकतम फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं। और इस फार्मूले में फोकस दूरी जो है अधिकतम कब होगा? जब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या हो? अधिकतम हो। क्लियर है? तो अधिकतम होने का मतलब आपको बता रहा है, अर्थात जाहिर सी बात है a स्क्वायर में से जो घटाया जा रहा है उसको शून्य कर दो, यानी कुछ भी ना घटाया जाए, तो f क्या होगा? आपका अधिकतम होगा। तो यहाँ पर बताओगे अर्थात t इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो ना, तब f मैक्स यानी f का जो अधिकतम मान होगा, d स्क्वायर जो a स्क्वायर में से हम लोग घटा रहे थे तब इसका मान कम हो जा रहा था। अगर d का मान 0 हो, यानी लेंस का हम लोग विस्थापन ना करें, बात समझ आ रही है, तो d का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 है तो a स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बताएंगे आप? a स्क्वायर और बटे 4a बचेगा। d को हम लोगों ने क्या मान लिया? 100। अब यहाँ से देखिए a से इसका वर्क कैंसिल हो जाएगा, a/4 बचा। a की वैल्यू आपको दे दिया गया है 3 मीटर, रख देंगे बटे 4। 4 से क्या करिए? 3 को भाग कर दीजिए। आप लोग एक काम करिएगा बेटा, 4 से 3 को भाग करना। किसको भाग करना? 3। किससे भाग करना? 4 से। कितना आ गया? तो आप बताओगे 0.75। डायमेंशन किसमें था? मीटर में, तो इतना मीटर। f का मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए बेटा? इस लेंस के 0.75 मीटर, इतना होना चाहिए। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। चलिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या दिया गया है? किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। कोई एक पर्दा है बेटा, उसको बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। सपोज करिएगा ये आपका पर्दा है। डायग्राम समझिए, इससे आपका न्यूमेरिकल का सलूशन आसान हो जाएगा। ये क्या है बेटा? आपका पर्दा है, हम बोल देंगे ये पर्दा है, ठीक है। इस पर्दे को क्या किया गया है बेटा? बिंब का मतलब वस्तु से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। वस्तु यहाँ पे ही मान लीजिए आप, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कितना सेंटीमीटर दूर रखा गया? तो आप बताएंगे 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ध्यान देना बेटा, इस पर्दे पर इस वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनाया जाएगा। किसके द्वारा? एक उत्तल लेंस के द्वारा।
और उस उत्तल लेंस को पहले जहां रखा जाएगा फिर उससे 20 सेंटीमीटर दूर विस्थापित किया जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिएगा बेटा, यहाँ पर एक लेंस आपके पास ये है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये पोजीशन फर्स्ट है, पहले यहाँ पर रखा था, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। जब इसको यहाँ पर रखा गया, ये बताइएगा लेंस का पोजीशन है और ये पोजीशन फर्स्ट, पहले यहाँ रखा गया, बात समझ रहे, उत्तल लेंस है। तब इसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया गया, ठीक है, यहाँ पर बता दीजिएगा पर्दे पर इमेज बनी, ठीक है। अब इसी लेंस को इससे 20 सेंटीमीटर दूर विस्थापित किया गया, ये यहां कहीं लाया गया, इसको डॉटेड कर दे रहे हैं, अभी लेंस वहां है, ओके। तो ये सेकंड पोजीशन है लेंस का। अब इसको क्या किया गया, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, तो आप बताओगे 20 सेंटीमीटर। ये बेटा 20 सेंटीमीटर पर इनको क्या किया गया, एक दूसरे से विस्थापित कर दिया, यानी एक दूसरे की स्थिति क्या है, 20 सेंटीमीटर पर है। अच्छा, रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, दोनों के दोनों प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे, पर्दे पर ही बनेंगे, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इस लेंस का फोकस दूरी क्या है, तो आपको यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु और प्रतिबिंब तक की बीच की दूरी कितनी है, उसको हम लोग ए से लिखते थे, तो ए बराबर आपको 90 सेंटीमीटर, और लेंस जो विस्थापित हुआ है बेटा कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो ये आपको डी दिया है, डिस्प्लेसमेंट, इतना विस्थापित हुआ, तो ए और डी मिल गया। तो आप बताओगे यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रहा है बेटा, वो ए दे रहा है 90 सेंटीमीटर, ठीक बात है, और डी आपको दिया जा रहा है बेटा 20 सेंटीमीटर, ये भी बात समझ में आ रही है, विस्थापित हुआ है दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर। और यह आपसे पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, विस्थापन सूत्र लगाना है बेटा। आप बताओगे, चूंकि यहां पर लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा F किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, ये फार्मूला होता है विस्थापन सूत्र, ओके। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे F बराबर, वैल्यू पुट करना बेटा, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है 90, 90 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 होगा, एक जीरो का डबल जीरो, माइनस डी स्क्वायर, डी की वैल्यू बेटा 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 2 2 4 और एक जीरो का डबल जीरो बटे 4a, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 90, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व इट। 8100 में से 400 ले जाएंगे बेटा, ध्यान देना, फटाफट कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या दिया है 8100, इसमें से घटाएंगे 400, कितना आएगा 7700, और बटे 9 चौक 36, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से 770 को आप भाग कर दीजिए। हाँ बेटा 770 को किससे भाग करेंगे, 36 से, कितना आया 21.3, 21.38, तो अप्रॉक्सीमेट 21.4, ये क्या है बेटा फोकस, डायमेंशन किस में थी, सेंटीमीटर में, तो आंसर आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर। मुझे लगता है आपको 19 नंबर भी समझ में आ गया, और अब हम लोग देखते हैं बेटा 20 नंबर। चलो भाई, हाँ 20 नंबर में आप तभी इसका सॉल्यूशन कर पाओगे जो 10 नंबर आपके सामने हो, क्योंकि 10 से जोड़ कर दिया गया, इसलिए मैंने 10 और 20 दोनों लिख दिया है। चलो समझते हैं पहले, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिया गया है बेटा 9.20 ए, अच्छा इसका बी भी है, ये देखना बी नंबर भी क्वेश्चन है, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका है उसका ए आप पढ़िए और सॉल्यूशन करिए। दिया गया है इसमें प्रश्न 9.10 के, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, के दो लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति में ज्ञात करिए। दो लेंस दिए गए हैं बेटा, देखो 9.10 में किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर लिखना क्वेश्चन, प्रश्न कौन सा प्रश्न है, 9.1 में
यानी कि 9वां चैप्टर का जो 10वां क्वेश्चन है में क्या क्या दिया है, लिखोगे गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है बेटा, तो पहले लेंस की फोकस दूरी, पहला लेंस कैसा है बेटा, उत्तल, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो प्लस 30 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर, अच्छा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में, यानी इसी के संपर्क में एक उत्तल लेंस था, इसकी फोकस दूरी f1 है, कितना बेटा 30 सेंटीमीटर, और इसी के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, एक अवतल लेंस है बेटा जो क्या है इसी के संपर्क में, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस हो गया और ये उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी f2 कितना दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि यह लेंस कैसा है अवतल, इसलिए माइनस होगा, तो f2 आपको दे दिया गया है, ये माइनस 20 सेंटीमीटर होगा, इसलिए बेटा क्योंकि ये अवतल लेंस। ओके, हाँ लेंस के संयोजन से बना। अब इसमें देखो, इसमें दोनों के दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए थे, तब हमको संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। आराम से फार्मूला लगाते थे 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 और हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला है। यहाँ पर आपको कहा गया है दोनों लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति में ज्ञात कीजिए जब उनके मुख्य अक्ष संपाती हैं, यानी एक ही अक्ष है, समाक्ष है बेटा, तथा ये एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दोनों के दोनों लेंस क्या होंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे। एक लेंस यहाँ है तो दूसरा लेंस यहाँ हो, और दोनों के मुख्य अक्ष एक ही है, यानी कि संपाती है एक दूसरे पर। बात समझ में आ रही है ये, और दोनों लेंस एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, ध्यान देना बेटा, मैं फिगर बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, समझ करिएगा। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ठीक है भाई, और एक अवतल लेंस भी बना दिया जा रहा है। ये आपका क्या होगा बेटा, अवतल लेंस, ठीक है। दोनों के अक्ष क्या है बेटा, एक ही अक्ष है, समाक्ष है, ये ओके बेटा। हाँ, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको दे दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, दोनों लेंसों के बीच की दूरी d = 8 सेंटीमीटर आपको दे दी गई है, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। ये इतना चीज आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया था, इसको अलग कर देते हैं। इसको आप समझना, एक क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया था, ठीक है। अब ये फिगर बना दिए हैं आपके समझने के लिए। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 9.20 में, इसमें d बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और ये आपको फिगर बना दिया समझाने के लिए। आप संपर्क में नहीं है, अब संपर्क में नहीं है तब इनके प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात करनी, ठीक है भाई। याद ये रखना, पहले लेंस की फोकस दूरी को हम लोगों ने माना है f1 और दूसरे के फोकस दूरी को माना है f2। सूत्र क्या लगाएंगे बेटा हम लोग, तो बताएंगे फार्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 × f2। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे।
याद रखना, जब दोनों लेंस संपर्क में होंगे तो यहीं तक होगा, और अगर दोनों लेंस संपर्क में नहीं है, कुछ दूरी पर है, तो ये वाला पार्ट आपका जुड़ जाएगा प्रभावी फोकस दूरी के लिए। ये फार्मूला होगा, इस पर आप वैल्यू पुट करिए बेटा और सॉल्व करिए। हाँ, याद ये रखना, चिन्ह सहित वैल्यू सबकी रखनी है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 की वैल्यू बेटा प्लस 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 रख देंगे, और प्लस 1/f2। f2 की वैल्यू बेटा माइनस 20 सेंटीमीटर, तो माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना 20, और माइनस d की जगह पर बेटा 8, ये आपको दे दिया गया 8 बटे f1 की वैल्यू 30, f1 की वैल्यू 30 गुणे f2 की वैल्यू माइनस 20, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर 20। अब इसी को सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 20 माइनस 30 एक कम 30, और बटे 30 गुणे 20, तो 3 दूनी 6, और डबल 0, यहाँ पर भी प्लस 8 बटे 3 दूनी 6, और डबल 0। ओके, सॉल्व इट। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 30 में से 20 जाएगा 10, हर बराबर है बेटा, जोड़ दो। इस पूरे को सॉल्व किए, माइनस 10 आया और प्लस 8, और 4 डिवाइडेड बाई 600, और सॉल्व करेंगे बेटा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बटे 600। ओके, और इसको हम लोग काट सकते हैं, 1 मिनट। हाँ भाई, चलो क्या था, तो 1/f, इसको काटिए, तो 2 एक कम 2, और ये कितना आएगा 300, 300 दूना 600, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइएगा, इसलिए f इज इक्वल टू, f का गुणा 1 में होगा f, और 300 का 1 में होगा तो 300। हाँ बेटा, माइनस ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, तो माइनस 300 इतना सेंटीमीटर, ये आपने बता दिया, माइनस 300 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये हुआ बेटा, जब दोनों लेंसों का इस तरीके से संयोजन होगा, तो जो लेंस निकाय है, यानी L1 और L2 जो दोनों लेंस है, इसको हम लोग L1 माने, अगर क्या माने, इसको हम लोग L1 और इसको L2 माने, ठीक है। L1 की फोकस दूरी f1 और L2 की फोकस दूरी f2। तो दोनों लेंसों का जो निकाय है बेटा, ये कुल मिलाकर किस तरीके से व्यवहार करेगा, तो अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ही ऋणात्मक होती है। चलो, बात यही अभी खत्म नहीं हुई, आपसे पूछा गया है, हाँ इतना पूछा गया था कि दो लेंसों के संयोजन का प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति में ज्ञात करिए। कौन सी स्थिति में, जब उनके मुख्य अक्ष क्या है, समबाती है, तथा एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। मैंने ज्ञात कर दिया, इतना होगा। लेकिन आपसे और भी कुछ पूछ रहा है, कह रहा है क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा। दिशा का मतलब यह है बेटा कि उत्तल लेंस पर डाला जाए तो, या फिर अवतल लेंस पर पहले प्रकाश की किरण डाली जाए तो, दोनों में जो उत्तर होगा वो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, यानी उस बात पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। एक बार हम लोग क्या कराएंगे, जो समांतर प्रकाश पुंज होगा उसको उत्तल लेंस पर आपतित कराएंगे, फिर देखते हैं कितना आंसर आता है, और फिर उसके बाद हम लोग अवतल लेंस पर आपतित कराएंगे, फिर देखते हैं कि क्या उत्तर आता है। ठीक है, उसके बाद में यह भी पूछा है, क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जो आपने प्रभावी फोकस दूरी f निकाला है, उसके लिए आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू रख के हम लोग चेक कर लें। अभी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी जांच करिए कि क्या उत्तर आपतित प्रकाश की पुंज की दिशा पर निर्भर करता है। चलो भाई देखते हैं। लिखेंगे, एक केस बनाएंगे बेटा, यहाँ पर केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम लोग आपतित प्रकाश पुंज को उत्तल लेंस पर आपतित कराते हैं। लिखेंगे, जब प्रकाश किरण सर्वप्रथम ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतित हो,
अच्छा, कौन सी प्रकाश समांतर? कौन सा बेटा? जब समांतर, हाँ बेटा, जब समांतर प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतित हो। ये केस आपका फर्स्ट है। चलो इसके लिए फिगर बनाते हैं बेटा और आपको बढ़िया से समझाते हैं। हाँ, सपोज करिएगा आपके पास एक उत्तल लेंस है, ये ठीक है भाई, ये उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल लेंस है। ये ठीक है, इसमें हम लोग एक विभाजक रेखा खींच लेते हैं, अपवर्तन कराने में आसानी हो। लेंस पतला है ऐसा मानकर चल रहे हैं, तो एक ही बार यहाँ पर अपवर्तन करा दें। और दोनों लेंसों का जो बेटा मुख्य अक्ष है वो कैसा है? तो समपाती है, यानी एक ही अक्ष है दोनों का, या फिर एक दूसरे के ऊपर। चलो हो गया भाई। अब आप बता दीजिएगा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले समांतर प्रकाश पुंज जो है उत्तल लेंस पर आपको आपतित कराना है। चलो कराते हैं, फिर फिगर आपको बढ़िया समझ में आएगी। ये प्रकाश किरण हो गई और हम सपोज करेंगे कि अनंत से प्रकाश किरण आ रही है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को हम लोग समांतर लेते हैं बेटा। ये चलो भाई हो गया। अब आप सभी जानते हो उत्तल लेंस का नेचर होता है प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देना, यानी इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन अब ये सीधे न जाकर थोड़ा सा ऐसे क्या होगा? झुक जाएगा। मुख्य अक्ष की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका नेचर होता है कन्वर्जन, इस तरीके से। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही। अब अवतल लेंस का नेचर क्या होता है बेटा? प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ना। इसको जाना चाहिए था ऐसे, हाँ समझ रहे, लेकिन अब ये जाएगा ऐसे, मुख्य अक्ष से दूर की ओर इसको मोड़ दिया। तो कुल मिलाकर जो फाइनल इमेज बनेगा बेटा वो कहाँ पर बनेगा? तो आप सभी जानते हो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे दूर की ओर चली जाएगी। इसको आप पीछे बढ़ाइए, और अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पर आकर मिलेंगे, तो ज़्यादा ही दूर जा रही है। चलो यहीं पर मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर दें, क्योंकि हाँ बेटा, मुझे लगता है आपको रे डायग्राम समझ में आ गया। एक बार मैं वापस से समझाता हूँ, एरो भी देखते चलिएगा। एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान देना, ये जो लेंस है ये पहला लेंस है L1 और ये लेंस दूसरा है L2। L1 क्या है बेटा? यहाँ पर उत्तल लेंस है। L2 क्या है? अवतल लेंस है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। यानी कि अगर ये अवतल लेंस नहीं होता, जब अवतल लेंस नहीं होता तो ये जो प्रकाश की किरण आप देख पा रहे हो असल में यहाँ कहीं पर जाकर ऐसे बड़ी दूर जा रही है। चलो
ये अब आपको दिख रहा है। चलो, तो ये उत्तर लेंस हो गया L1 और इसका फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये L1 द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। फिगर बढ़िया से अगर समझ गए तो आपको इसका सलूशन बढ़िया समझ जाएगा। L1 लेंस के द्वारा इसका क्या होगा, ये प्रतिबिंब बनाएगा जो वहां पर ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा होगा। ठीक है, लेकिन ये लेंस है, अवतल लेंस है, तो ये इस तरह से जाने वाली प्रकाश की किरण को यहीं से क्या करेगी, इधर की ओर से मोड़ देगी और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होगा, यानी कि L2 द्वारा ये निर्मित प्रतिबिंब होगा। किसके द्वारा बेटा, L2 द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। ये L2 द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, ये मैंने पूरा समझा दिया। अच्छा, L1 के द्वारा जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, वो L2 के लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, के लिए वस्तु का कार्य करेगा। सारी चीज आप समझ लीजिए डायग्राम में, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया, ये असल में जो अनंत पर वस्तु रखा था उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर आएंगे। समांतर अगर उत्तल लेंस पर आपतित हो रही प्रकाश की किरणें तो अपवर्तित होने के पश्चात उसके द्वितीय फोकस पर जाकर मिलती है, यानी फोकस होगा वो। क्लियर है, तो वहां से उस बिंदु का प्रतिबिंब अवतल लेंस क्या कर रहा है, इस बिंदु पर बना रहा है, इसलिए वो बिंदु जो होगा वो L2 के लिए वस्तु का काम करेगा। और ये पहली बार आप नहीं सीख रहे हो, इससे पहले भी पढ़, ये मैंने आपको रे डायग्राम समझा दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ भाई, L1 के लिए कैलकुलेशन करिए। L1 के लिए गणना। L1 के लिए वस्तु कहां पर है, पहले लेंस के लिए वस्तु कहां पर है। अब चूंकि प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, इसका मतलब अनंत पर है, तो आप बताएंगे L1 के लिए लेंस से वस्तु तक की दूरी को हम लोग U1 से लिखेंगे। और U1 क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट को या फिर इनफाइनाइट, U1 पता चल गया। अच्छा, और इसके लिए हमको प्रतिबिंब L1 क्या करेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा ये देख लीजिए। अच्छा, L1 लेंस उत्तल लेंस से इसकी फोकस दूरी भी आपको दी गई है F1, पहले से लिख लो कितना, +30 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो V की वैल्यू निकालो, V1 की वैल्यू, नहीं तो आपको पता है अगर वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और उत्तल लेंस का यानी L1 का फोकस आपको दिया गया है F1, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो V1 होगा इसके लिए बेटा वो F1 के बराबर होगा। और F1 की वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो इसलिए ये 30 सेंटीमीटर इतना आपको मिल गया, वो होगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब उसी वस्तु का L2 क्या करेगा, फिर प्रतिबिंब बनाएगा L2 का। L2 के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, तो आप लिखोगे L2 के लिए करना, ध्यान देना, L2 के लिए वस्तु कहां पर है, तो आप बताओगे यहां पर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, असल में है क्या, तो आप बताओगे V2। नहीं, वस्तु है U2, ये U2 की डिस्टेंस। U2 आपसे पूछा जाए यानी दूसरे लेंस के लिए, तो आप क्या बताएंगे,
तो आप बताएंगे U2 की जो वैल्यू होगी बेटा, पूरी दूरी देखना, लेंस से, पहले लेंस से लेकर के और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, b। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ये b1 है, पहले लेंस के द्वारा बनाया गया ये प्रतिबिंब है। और आपको अगर U2 चाहिए तो पूरी दूरी में से 8 सेंटीमीटर घटा दीजिए। तो आप बताएंगे U2 बराबर होगा क्या, b1 माइनस 8 सेंटीमीटर, b1 माइनस 8। और आपको समझ में आ रहा होगा v1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर अगर हम हटाएंगे तो 22 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका U2। चलो भाई U2 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, U2 आपको मिल गया और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो ज्ञात करना है आपको। उससे पहले आपको F2 दिया है, उसको भी लिख लो। दूसरे लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस है, कितना दिया था बेटा, -20 सेंटीमीटर आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में दिया था ये। तो आपके पास U2 है, F2 है और B2 ज्ञात करना है कि इस लेंस से अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है, यही क्या है, अंतिम प्रतिबिंब है बेटा, अंतिम प्रतिबिंब। ये आपका अंतिम प्रतिबिंब होगा जो कि अवतल लेंस के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंस फार्मूला से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है बेटा, आप बताओगे 1/v। अच्छा, दूसरे लेंस के लिए तो v2 माइनस 1/u, u की जगह क्या लिखेंगे बेटा, u2 और बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/f, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहले लेंस के लिए तो सब हमको u1 f1 v1 सब पता है, बात समझ में आ रही है। चलो, और यही क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति होगा, v2 बताएगा। ज्ञात करते हैं बेटा, ध्यान देना, 1/v2 रोकिए और ये माइनस का 1/u2 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/f2 वहाँ पर पहले से था और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/f2 की वैल्यू -20 और प्लस 1/u2 की वैल्यू बेटा, एक काम करना, ठीक से थोड़ा लिख लो, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस 1/u2 पहले लिख लो और प्लस 1/f2 वहाँ पर पहले से लिखा हुआ था। चलो भाई, 1/u2, u2 की वैल्यू कितना है, 22 सेंटीमीटर, पुट कर दिए बेटा, और प्लस 1/f2 की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/20। ये किसके बराबर है, 1/v। आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, आसान है, इसको सॉल्व करना, लिखेंगे 1/v2 इज इक्वल टू 20 का गुणा 1 में करेंगे 20 माइनस 22 का गुणा 1 में करेंगे 22 और अपॉन 22 दूना 44 और 1 0, इतना आएगा। इसको सॉल्व करिए बेटा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस और 22 में से 20 जाएगा 2/440। इसको भी सॉल्व करिए, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 0, यानी -1/220। विलोमानुपात करिए बेटा, ये किसके बराबर था, 1/v2। इसलिए v2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो उल्टा हो जाएगा, -220 सेंटीमीटर, इतना दूरी पर बनेगा बेटा। ध्यान देना, -220 सेंटीमीटर कहाँ से होगा, तो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। मैं समझाता हूँ, हाँ भाई, अब मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। इन सबको इधर ले जाइए, ये, और इधर आराम से आप समझिए। ये दूसरा लेंस है बेटा, दूसरे लेंस से ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है भाई, तो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग b से लिखते हैं, दूसरा लेंस है इसलिए यहाँ पर b2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, b2, ये b2 होगा। तो इस b2 की जो वैल्यू आई है बेटा, वो -220 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब है लेंस से बाईं ओर, बात समझ में आ रही, और 220 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी। अब हम लोग अगर उत्तर बताना चाहें दोनों लेंस के संयोजन, तो दोनों लेंस
का संयोजन है, यानी कि निकाय है, लेंस निकाय है, लेंस निकाय के केंद्र बिंदु, तो दोनों लेंस का केंद्र बिंदु यहाँ पर है। केंद्र बिंदु का मतलब ये हुआ दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है भैया। तो यहाँ पर अगर मध्य बिंदु O है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 4, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी 4, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हाँ, वो आप समझिएगा, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तभी तो पूरा 8 सेंटीमीटर होगा। वहाँ डायमेंशन मात्रक नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, आप समझ लीजिए। अगर आपको केंद्र बिंदु से बताना हो बेटा तो आपको बात तो समझ में आ रही होगी। केंद्र बिंदु क्या है, ये केंद्र बिंदु है, और यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर। एक काम करिए आप, पूरी दूरी में से, बात समझ में आ रही है, ये और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। पूरी दूरी में से अगर आप 4 सेंटीमीटर घटा दीजिए तो लेंस निकाय के केंद्र बिंदु से जितनी दूरी होगी वो मिल जाएगी प्रति मीटर, और आप आंसर बढ़िया से लिख सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे। स्पष्ट है, हाँ बेटा स्पष्ट है। अंतिम प्रतिबिंब कौन बेटा, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब लेंस निकाय, लेंस निकाय का मतलब बेटा जो आपका L1 L2 है, लेंस निकाय के केंद्र बिंदु बिंदु से बाईं ओर, बाईं ओर कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, पूरी दूरी बेटा B2, B2 कितना है 220 सेंटीमीटर, 220 में से आप 4 घटा दीजिएगा तो 216 मिल जाएगा आपको। बाईं ओर 216 सेंटीमीटर, यहाँ ब्रैकेट में आप बता दीजिएगा कैसे, क्योंकि पूरी दूरी कितना है B2 और B2 की वैल्यू कितना है बेटा 220, और उसमें से कितना घटाएंगे 4 सेंटीमीटर। अच्छा बात समझ में आ रही, यहाँ से निकाला गया, क्लियर है। तो 220 सेंटीमीटर, 20 में से 4 घटाओगे 16 बच जाएगा, 216 सेंटीमीटर दूरी पर, अच्छा किसके द्वारा बनाया जा रहा है अंतिम प्रतिबिंब, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है, अपसारी होता है, इसके प्रति दूरी पर अपसारित होगा, अपसारित होगा। चलो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। एक चीज आपको समझना है, ये तब के लिए आंसर है जब समांतर प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतित हो रहा है। आपको ये बताना है कि दिशा पर निर्भर करता है कि नहीं। मान लो अवतल लेंस पर आपतित कराया जाए समांतर प्रकाश किरण, तब क्या होगा, तो एक कंडीशन और देखिए, उत्तर में कोई भिन्नता आती है कि नहीं। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं, इसी फिगर को अवतल लेंस पर आपतित कराते हैं, दोबारा से बनाते हैं और अवतल लेंस पर समांतर प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। केस सेकंड लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बोलेंगे केस सेकंड, ये आपका केस सेकंड होगा। और इस केस में आप बताओगे जब समांतर प्रकाश पुंज जब समांतर प्रकाश पुंज अवतल लेंस अवतल लेंस पर आपतित होता है, चलो इस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं बेटा, अवतल लेंस पर अगर समांतर प्रकाश पुंज जो है आपतित हो तो क्या होगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, एक आप अवतल लेंस बना लीजिए,
चलो बेटा, ये आपका कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और एक उत्तल लेंस ले लीजिए। व्यवस्था आपको बता ही दी गई है कि दोनों एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनके अक्ष क्या हैं? तो समपाती हैं। ये सब आप जानते हो। फटाफट फिगर बनाते हैं। ये दोनों लेंस हो गए बेटा। अगर हम बात करें इनके मुख्य अक्ष की तो ये कुछ नहीं, बन गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? तो आप बताओगे सर 8 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 8 सेंटीमीटर। अब इस बार आप इसको L1 मान लीजिए और इस लेंस को आप L2 मान लीजिए। और इस बार समांतर प्रकाश पुंज जो होगी वो अवतल लेंस पर आपतित होगी। ऐसे आप समझिएगा इस बात को। चलो भैया, भाई सीधा हो जाए। चलो इतने से काम चलाते हैं। हाँ ध्यान देना, ये समांतर प्रकाश किरण है। अब आप सभी जानते हो ये प्रकाश किरण ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे नहीं जाएगी क्योंकि लेंस कैसा है? अपसारी लेंस है। प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर ऐसे मोड़ दे, कुछ इस तरीके से। चलो भाई, चीजें समझ में आ रही हैं। प्रकाश किरणों को मोड़ देगी। अब आप सभी जानते हो ये उत्तल लेंस है, इसका नेचर होता है अभिसारी। ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ते हैं। तो फाइनली क्या होगा? इस प्रकाश किरण को तो जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे बात समझ में एकदम सीधा, लेकिन अब सीधा ना जाकर के थोड़ा सा ऐसे क्या होगा? मुख्य अक्ष की ओर इसको ऐसे मोड़ा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे मोड़ दिया। अब फाइनली अगर देखा जाए, आप सभी जानते हो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि अगर इस प्रकाश किरण को हम लोग पीछे बढ़ाएं, इस प्रकाश किरण को अगर हम लोग ऐसे पीछे बढ़ाएं, थोड़ा सा और मोड़ दीजिए क्योंकि बहुत दूर जा रहा है, समझ लीजिएगा। ये बना दिया जाएगा अभी। ये भाई यहां पर जाकर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये क्या होगा? द्वितीय फोकस होगा। द्वितीय फोकस दूरी होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगा। तो आप बता सकते हो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है L1 द्वारा निर्मित प्रतिबिंब यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना, ये प्रकाश की किरण को क्या करेगा? ऐसे सीधा नहीं ले जाएगा, जबकि इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना। तो इधर की ओर ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे मोड़ दिया। अच्छा, इसको आप पीछे बढ़ाइए। ये फाइनल प्रकाश की किरण है जो अपवर्तित हुई है। इसको ऐसे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पर जाकर मिलेगी। भाई थोड़ा सा कम मोड़ो, नहीं तो बोर्ड के उस पार जाना पड़ेगा। इसको जाना था एकदम सीधा, सीधा कर लेते हैं पहले, फिर थोड़ा सा मोड़ देते हैं। ये इसको जाना था ऐसे एकदम सीधा, लेकिन अब ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा बस।
इतना ही मोड़ो, ज़्यादा नहीं। कुल मिला के लग रहा है कि मुड़ा है बस। ओके, इस प्रकाश किरण को आप क्या करिए, ऐसे पीछे बढ़ाइए। अभी भी जाएगा भाई, चलो कोई बात नहीं, इतना समझ लिया जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे बढ़ा देंगे। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो अंतिम प्रकाश की किरण जो अपवर्तित हुई है उसको पीछे बढ़ाएंगे। ये प्रकाश की किरण है, वास्तव वाली प्रकाश की किरण है जिसको डाटा नहीं बनाएंगे। तो वास्तविक प्रकाश की किरण यहाँ पर जाएगी, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात ये आपको प्रतीत होगा कि अपने द्वितीय फोकस से आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बार अपवर्तन होगा। उत्तल लेंस का नेचर है, प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाएगी, उसको मुख्य अक्ष की ओर थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आकर मिलेगी। तो अंतिम लेंस जो L2 है वो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगा। आप बताओगे L2 द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बिंब, चलो भाई ये हो गया। और यही क्या होगा, आपका अंतिम प्रतिबिंब होगा। तो आप बताओगे अंतिम प्रतिबिंब। हाँ, ध्यान से समझना बेटा, अगर आपका L2 नहीं होता तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, लेकिन L2 है इसलिए वो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगा। एरो से आपको समझ में आ रहा होगा। अब रे डायग्राम आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और उसको बढ़िया से आप समझिएगा। हम बताएंगे, थोड़ा सा और छोटा करें इसको, बस। अब ध्यान देना, आप क्या बताओगे L1 के लिए। सबसे पहले L1 के लिए आप गणना करिए। चलो L1 के लिए हम लोग गणना करते हैं, सारी वैल्यू लिखो उसकी। हाँ, उसके लिए बेटा वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु तो अनंत पर होगा ना, अनंत पर रखा है तभी तो ये मुख्य अक्ष समांतर आ रही है। तो आप बताओगे अनंत पर है तो अनंत तक की दूरी, यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को U1 से लिखेंगे क्योंकि पहला लेंस है। और वो कहाँ पर होगा, अनंत, माइनस लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब अगर वस्तु, अच्छा इसकी फोकस दूरी भी दी गई है F1 20 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंस कैसा है, अवतल लेंस, तो माइनस होगा, ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा B1 क्या होगा बेटा, आप पहले से जानते हो, B1 जो होगा वो फोकस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसके द्वितीय फोकस पर बनेगा। बात समझ में आ रही, और वो किसके बराबर है, -20 सेंटीमीटर। तो यहीं पर बनेगा। आप बताओगे -20 सेंटीमीटर। तो L1 का तो सब कुछ क्लियर है। L2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं बेटा, लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन फॉर L2, यानी L2 के लिए गणना, और इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो समझते हैं बेटा, ध्यान ये देना है। हाँ, U2 यानी दूसरे लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या है। तो आप बता सकते हो कि पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनाया गया, यहाँ पर, और वही बिंदु क्या होगा, वही प्रतिबिंब क्या होगा दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, वो आप बताओगे कि ये लेंस से वस्तु तक की दूरी है और लेंस दूसरा है इसलिए U2, ये आप बताओगे। तो आप बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। तो आप बता सकते हो कि भैया यहाँ से यहाँ तक की
L1 के लिए क्या है, प्रतिबिंब यानी V1 जो कि F1 के बराबर है, F1 और 8 सेंटीमीटर। F1 में आप क्या करिए 8 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए और माइनस होगा। कैसा होगा बेटा, माइनस। क्यों, क्योंकि बाईं ओर है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे U2 बराबर होगा क्या, V1 और प्लस 8 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। अब 8 सेंटीमीटर भी बाईं ओर है माइनस, और V1 भी बाईं ओर है तो माइनस, दोनों को जोड़ लेंगे बेटा, है ना। और टोटल आएगा कितना, तो आप बताओगे माइनस, V1 की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे -8 सेंटीमीटर, चलो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 8 28, यानी कि -28 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, U2 की वैल्यू मिल गई बेटा। और U2 अगर आपको पता है, ध्यान देना बेटा, U2 आपको पता है, F2 आपको दिया गया है। F2 क्या है, दूसरे लेंस का फोकस दूरी, और वो आपको पहले से दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि उत्तल लेंस है तो आप बताओगे प्लस होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। और V2 हम याद कर लेते हैं लेंस फार्मूला से, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। हाँ, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी ये फाइंड आउट करते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है बेटा, 1/b। अच्छा, दूसरे लेंस के लिए V2 माइनस 1/u, दूसरे लेंस के लिए U2 बराबर 1/f, दूसरे लेंस के लिए F2। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो 1/V2, ठीक है, माइनस 1/U2, U2 की वैल्यू बेटा -28, तो माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस 1/28, ओके, बराबर 1/, F2 की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दिए। अगला स्टेप देखिए बेटा, यहाँ पर एक स्टेप और एडजस्ट कर सकते हैं, जगह तो कम है ही है। चलो भाई ध्यान देंगे, 1/B2 बराबर, वहां पर लिखा है 1/30 माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, 1/28 हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप देखिएगा बेटा, 1/V2 इज इक्वल टू 28 का गुणा 1 में करेंगे 28, और माइनस 30 का गुणा 1 में करेंगे 30 बटे 28 और 30 का गुणा करा लेंगे आपस में, ठीक है। तो 8 त्रिक 24, तो और 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 30 में से 28 जाएगा 2 बटे 840, इसको सॉल्व करिए तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 1 0, ये पूरा ऐसे कट जाएगा, ठीक है। विलोमानुपात करना बेटा, ये 1/V2 के बराबर था, विलोमानुपात करेंगे तो इसमें V2 बराबर क्या आएगा, -420। गुड, समझना ये है आपको, V2 क्या है, तो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, दूसरा लेंस आपका ये है, अब प्रतिबिंब यहां पर है, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब। बात समझ में आ रही है, ये दूसरे लेंस के द्वारा ही बनाया गया है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, और इसको आप लिखोगे V2, क्या होगा बेटा, V2। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम दोनों लेंस के निकाय केंद्र की बात करें, यहाँ पर जो कि है, यहाँ पर क्या है, केंद्र, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये, तो ये 4 होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर। और अगर हम केंद्र बिंदु से बताएं बेटा कि कितनी दूरी पर बनेगा, लेंस के बाईं ओर यहाँ भी बनेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है ये 420, और 420 में से क्या करिए बेटा आप 4 घटा दीजिए। यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, बात समझ में आ रही है, तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है, और केंद्र बिंदु आपका ये होगा। तो यहाँ से प्रतिबिंब तक की दूरी आपको बतानी होगी, B2 में से आप 4 सेंटीमीटर घटा दीजिएगा, यानी 416 आ जाएगा, यही आप बताओगे। यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे बेटा, आप बताओगे, स्पष्ट है अंतिम प्रतिबिंब ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। स्पष्ट है अंतिम प्रतिबिंब L2 निकाय
निकाय लेंस के केंद्र बिंदु से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बेटा? तो पूरा तो 420 था, 420 में से 4 घटा देंगे तो 20 में से 4 घटाओगे 16, 416 सेंटीमीटर निकाय से 416 सेंटीमीटर बाईं ओर। अच्छा 416 सेंटीमीटर आया कैसे वो भी आप बता दो, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी एग्जाम टाइम में, आप समझ नहीं पाओगे कहाँ से आया। तो आप बताना 416 जो आया है पूरी दूरी कितनी है V2, और V2 में से हम लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया। V2 कितना है बेटा? 420 में से 4 आपने क्या किया है, घटा दिया। बात समझ में आ रही है? ओके। बाईं ओर, और कौन सा अंतिम प्रतिबिंब बता रहा है? तो L2 उत्तर लेंस बना रहा है, तो अभिसारी इसकी प्रकृति बताओगे, बाईं ओर अभिसारित होगा, अब बेटा दोनों का उत्तर देख के मुझे इतना बताओ कि क्या समांतर प्रकाश पुंज किस लेंस पर पहले पड़ता है, इस बात पर निर्भर करता है आपका उत्तर की नहीं। यहां पर कितना आया? 416 सेंटीमीटर बाईं ओर। यहां पर कितना आया था बेटा? 216 सेंटीमीटर अंतिम प्रतिबिंब बाईं ओर। बात समझ में आ रही है केंद्र से? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर समांतर प्रकाश पुंज उत्तर लेंस पर पहले पड़ रहा था और वहां पर अवतल लेंस पर पड़ रहा था। तो आप बताओगे, यहाँ पर यही तो आपसे पूछा था कि क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल आप बताओगे, अतः उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज, आपतित लिखना पड़ेगा भाई, उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? और क्या पूछा था बेटा? और आपसे पूछा था क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी है? प्रभावी फोकस दूरी, तो आप बताओगे बेटा बिल्कुल नहीं। आप बताओगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सरल समीकरण नहीं है लेंस के लिए जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखकर और चेक कर पाए। बात समझ में आ रही? तो मुझे लगता है आपको ये 20 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया। और 20 का अभी ये तो ए था बेटा, अभी 20 का V देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसको आप समझिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है उपरोक्त व्यवस्था ए में, जो ए में व्यवस्था थी बेटा, ए की व्यवस्था मैं पहले आपको समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से थी। इसके लिए सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। ये उत्तर लेंस था और एक अवतल लेंस भी था। ठीक है भाई, ये 2 लेंस हो गए आपके, और दोनों एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर पर स्थित थे। एक विभाजक रेखा भी खींच दीजिए बेटा, इसमें अपवर्तन कराने में आसानी होगी। ये हो गया। इनके जो अक्ष है बेटा, मुख्य अक्ष, वो संपाती था, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ये मुख्य अक्ष है जो कि क्या है बेटा, संपाती है। और एक दूसरे से दोनों लेंस कैसे स्थित थे, कितनी दूरी पर? तो आप बताओगे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित।
ये व्यवस्था थी बेटा। अब इसमें कहा जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा जाता है। यदि बिंब उत्तल लेंस से यदि बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 सेंटीमीटर है। चलो भाई, एक वस्तु आप रखोगे, इधर की ओर रखोगे तो उत्तल लेंस की ओर यहाँ कहीं पर रखोगे, रख दिया गया, रख दिया गया, ठीक है। ठीक है भाई, ये आपका हो गया व्यवस्था। और ये कहा गया है कि उत्तल लेंस से बिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है, वो भी आप बता दीजिए यहाँ पर। ये आपका वस्तु है बेटा, यानी कि बिंब। यहाँ से उत्तल लेंस तक की जो डिस्टेंस है चालीस सेंटीमीटर, ये भी हो गया। और कहा गया वस्तु की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट को 1.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हियर, जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया गया। यहाँ से यहाँ तक की हम लोग ऊंचाई को क्या मानते हैं बेटा, ओ ऑब्जेक्ट, तो वो आपको 1.5 सेंटीमीटर दे। दो लेंसों के तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन, एक तो आपको लेंस निकाय का आवर्धन बताना है। क्या बताना है बेटा, लेंस निकाय का, लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ये आपको बताना है एम, ठीक है। तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करिए, जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसका आकार, प्रतिबिंब का आकार। क्वेश्चन बढ़िया से समझना, प्रतिबिंब का आकार बताना है बेटा, उसको हम लोग आई से लिखेंगे और ये आपको ज्ञात करना है, वो आपको दिया है बेटा। चलो, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है। हाँ बेटा, तो ध्यान ये देना, सबसे पहले हम लोग यम निकालने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इसका, हाँ बेटा क्या जानते हैं, तो आप लिखेंगे जो दो लेंसों के निकाय का लेंस है उसके द्वारा उत्पन्न और आवर्धन जो होगा, पहले लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m1 और गुणे दूसरे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m2 के बराबर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। m1 और m2 आप निकालिए, गुणा करा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। और इसको आप बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, अभी हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहले हमारा उद्देश्य क्या होगा बेटा, m1 और m2 को फाइंड आउट करना। चलो करते हैं, एक मिनट, थोड़ा यहीं तक कर दें बस। चलो भाई अब समझना, m1 आप सभी जानते हो लेंस के लिए जो आवर्धन होता है बेटा, वो m1 बराबर होगा क्या, v1/u1। तो u1 तो आपको पता है, अगर हम इस लेंस को L1 माने, इस लेंस को हम लोग L1 माने, इस लेंस को हम लोग L2 माने, तो भैया इसके लिए u1 तो पता है, यानी u1 क्या होगा, वस्तु तक की दूरी पता है। अब ये प्रतिबिंब कितना दूर बनाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि v1 अगर आपको मिल जाए, v1 की अगर वैल्यू मिल जाएगी तो m1 आपको मिल जाएगा। चलो फाइंड आउट करते हैं फटाफट। तो आप यहाँ पर लिखोगे L1 के लिए लेंस सूत्र, L1 के लिए लेंस सूत्र क्या होगा बेटा, आप सभी जानते हो 1/v, तो v की जगह v1 माइनस 1/u, u की जगह u1 बराबर 1/f और f की जगह f1 लिखो। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करो और v1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप बोलोगे 1/v1
और हाँ माइनस का 1/u1 है, उसको भेजेंगे उधर, प्लस का होगा तो 1/f1, एक मिनट, ठीक है बेटा, तो 1/f1 और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस 1/u1। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/f1 की वैल्यू बेटा आप सभी जानते हो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया गया f1 की वैल्यू जो होगी, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना, 9.10 में आपको दे दिया गया था f1 यानी पहले लेंस की जो फोकल दूरी होगी प्लस 30 सेंटीमीटर और f2 की जो वैल्यू होगी बेटा वो -20 सेंटीमीटर, इतना आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए फटाफट, तो 1/f1 की वैल्यू प्लस 30 सेंटीमीटर और u1 की वैल्यू बेटा बाईं ओर है तो माइनस, बात समझ आ रही है, -40 सेंटीमीटर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर और 1/40। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 40 का 1 में गुणा होगा 40 माइनस 30 का 1 में गुणा होगा 30/4 3 12 और डबल 0 और इसको सॉल्व करिए, 40 में से 30 जाएगा 10/12 100 ये और v1, तो इसलिए v1 बराबर ये 1/v1 था, तो विलोमानुपात करेंगे तो 1/120 था, उल्टा होगा तो केवल 120 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आपका कैलकुलेशन, v1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर। चलो, और अगर v1 मिल गया बेटा तो हमको m1 ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग लिखेंगे इसलिए L1 द्वारा उत्पन्न आवर्धन उसको किससे लिखते हैं, तो आप बताओगे m1 बराबर क्या होगा v1/u1, यही होगा, और v1 की वैल्यू कितना है 120 सेंटीमीटर, u1 की वैल्यू कितना है बेटा -40 सेंटीमीटर, u1 की वैल्यू -40 सेंटीमीटर, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जानते हो, है ना, ये हो गया। ठीक है, काट देंगे 0 4 3 12, यानी कि आप बता सकते हो इसलिए m1 = -3, m1 की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको m2 निकालना है ठीक इसी प्रकार से दूसरे लेंस के लिए, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ध्यान देना कितने सेंटीमीटर पर 120 सेंटीमीटर पर L1 क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है अपना, जगह तो बची नहीं, कोई बात नहीं, यहीं पे हम लोग मान लेंगे 120, और क्या। सपोज करना बेटा ये जो आपका वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बनता है, और कौन बनाता है L1, अगर L2 नहीं है तब ऐसे ही आएगा, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएंगे, बात समझ में आ रही है, तो वहां पर कहीं ऐसे आपका क्या होगा, ऐसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलो भाई आप मान लेना बेटा, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर से तो छोटा लग रहा है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हम लोग मान लेंगे कुल मिला के लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम बता देंगे, पहले तो यहाँ लिख दो L1 के द्वारा चलो अब लिख सकते हैं, ठीक है, L1 द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और आप बताओगे जो कि L2 के लिए बिंब का काम करेगा, किसका बेटा, बिंब का कार्य करेगा, ये याद रखना, बात समझ में आ रही है। ये करेगा क्या बेटा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, बात समझ में आ रही है, दूसरी ओर बनाएगा कितनी दूरी पर, लेंस से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां पर अगर हम बताएं
ये। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं? तो आप बताओगे b से लिखते हैं। और पहला लेंस है तो b1, और b1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर दूरी पर ये क्या करेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। कौन? L1। लेकिन वही प्रतिबिंब L2 के लिए वस्तु का काम करेगा। बात समझ में? क्योंकि L2 है, अगर L2 नहीं होता तब ये प्रतिबिंब वहां पर बनता। ठीक है, तो फिर L2 क्या करेगा? उस बिंदु का प्रतिबिंब बनाएगा। अभी देखते हैं कहां पर बनता है। कुल मिला के ये क्या है बेटा? L2 के लिए वस्तु का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो L2 से वस्तु तक की दूरी, L2 से वस्तु तक की दूरी आप बताओगे यहां से यहां तक, ये। और ये क्या है? तो आप बताओगे वस्तु तक की दूरी। वस्तु तक की दूरी को U से लिखते हो। बात समझ में आ रही है? U से लिखेंगे, और दूसरे लेंस के लिए तो U2 से लिखेंगे। क्लियर है? हाँ बेटा, यहां पर लिखेंगे U2। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, तो U2 आपको मिल गया। यहां पर देखिएगा, एंड L2 के लिए कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। L2 के लिए गणना स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप बताओगे U2 की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है। पूरी दूरी कितनी है बेटा? 120 सेंटीमीटर। पूरी दूरी में से अगर हम 8 सेंटीमीटर घटा दें तो हमको U2 मिल जाएगा। तो आप U2 बराबर लिखोगे 120 माइनस 120 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर घटा दो, 8, और जो कि बराबर किसके होगा? तो 120 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे बेटा तो 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर ये मिल गया U2। और V2 तो हमको फाइंड आउट करना है। हाँ, दूसरे लेंस का फोकस दूरी भी पता है, -20 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला लगा दो इसको। ठीक है, लगाएंगे 1/V, और क्या? V2 माइनस 1/U2 बराबर 1/F की जगह F2। कौन सा सूत्र है बेटा? लेंस सूत्र। पता है आपको, क्यों लिख दो से, और वैल्यू पुट करो सकती। ठीक है, तो ध्यान ये देना 1/V2 बराबर कितना होगा? अगले पेज पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे जगह नहीं बची, कितना भी बचा है। तो 1/V2 बराबर होगा किसके? 1/F2 तो पहले से लिखा है, और उधर क्या था बेटा? माइनस का। ध्यान देना, इधर क्या था बेटा? माइनस का 1/U2। उधर जाएगा तो ये प्लस का 1/U2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1/U2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो आप बताओगे 1/V2 इज इक्वल टू 1/F2 की जगह पर दूसरा लेंस है, अवतल लेंस, और उसकी फोकस दूरी आपको दी गई थी -20 सेंटीमीटर। लिख देंगे क्या? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लस 1/U2 की वैल्यू बेटा, ध्यान देना, U2 की वैल्यू कितनी आई है? 112 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ पर 112, और इसको आपका एक काम करिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। आप एक काम करिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, 1/V2 बराबर माइनस का 1/U2 था, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और पहले से यहाँ पर प्लस 1/F2 लिखा हुआ था, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। 1/U2 की जगह बेटा 112 लिख देंगे, और प्लस 1/F2 की जगह -20 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे 1/V2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, ये होगा क्या? तो 20 माइनस 112 एक कम 112/20 का इसमें गुणा करा दीजिए बेटा। ठीक है, तो एक जीरो तो आ ही जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम, अरे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और एक जीरो, 2240। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस 112 में से हम लोग क्या घटाएंगे? 20 को। ध्यान दीजिएगा बेटा, कुल मिला के 20 माइनस 112 कितना आ गया? -92, और बटे 2240। ठीक है बेटा, ये 1/V2 था। आप एक काम करना, विलोमानुपात लगाना, तो इसलिए V2 बराबर, ये भी विलोमानुपात हो जाएगा, -2240/92।
इसको आप एक काम करिएगा, 92 से भाग कर दीजिएगा। किसको? 22 40 डिवाइड बाई 92 कितना आया? 24। बड़ी से ये यहाँ पर माइनस रहेगा, 24.347। 347 को आप 24.5 लिख सकते हो, 24.3 ऐसे लिख के छोड़ दो। ये है क्या बेटा? V2। आपको V2 मिल गया, और अगर आपके पास V2 है तो आप आवर्धन निकाल सकते हो। हाँ ध्यान देना बेटा, लिखोगे अतः L2 द्वारा, L2 दूसरा लेंस है बेटा आपका, L2 द्वारा उत्पन्न आवर्धन और उसको आप बताओगे M2। M2 बराबर होगा कितना? लेंस के लिए बेटा V2 अपान, दूसरा लेंस है ना, तो B अपान यू होता है, तो V2 अपान U2 होगा। और B2 की वैल्यू आप लोग पुट करोगे माइनस 24.35 अपॉन U2 की वैल्यू बेटा ये तो हम लोगों ने पहले ही निकाली है। यहाँ पर U2 की वैल्यू ये 112, ठीक है। ये आपका है कितना? M। इसलिए M2 इज इक्वल टू 24.35 को 112 से आप भाग कर दीजिएगा, देखते हैं कितना मिलता है। तो 24.35 को हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे 112 से। कितना आया बेटा? तो आप बताओगे 0 हाँ माइनस का 0.217 ऐसे लिख लीजिए। ओके, हाँ यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दोनों लेंस निकाय, जो दोनों लेंस मिलकर एक निकाय बना रहे थे, उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन M इज इक्वल टू क्या था बेटा? M1 इंटू M2। M1 की वैल्यू -3 आप निकाल चुके हैं। देखिए M1 की वैल्यू कहाँ पर निकाले बेटा? इधर, ये M1 की वैल्यू -3, ठीक है बेटा, हो गया। और M2 की वैल्यू बेटा, M2 की वैल्यू -0.217। तो सबसे पहली चीज तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करा दीजिए बराबर। इसका गुणा किस में कराएंगे बेटा? 3 से, ये आ गया। तो 0.652 इतना आवर्धन होगा। मुझे लगता है आवर्धन आपको समझ में आ गया होगा, और आवर्धन समझ में आ गया तो फिर ये निकालने का, प्रतिबिंब का आकार निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आपको एक आवर्धन चाहिए था, आपने बता दिया, प्रतिबिंब का आकार चाहिए, बड़े आराम से आप बताओगे क्या? बट हम सभी जानते हैं बेटा I/O बराबर M होता है, ठीक है। लेकिन हमको I चाहिए, तो या फिर I बराबर M इंटू O उधर जाएगा, ये 0 नहीं बेटा, O है ना। और वैल्यू पुट करेंगे तो M की वैल्यू तो आपको पता है कितना? 0.652 अभी आपने निकाला है। और ऑब्जेक्ट की लंबाई जो थी बेटा वो 1.5 सेंटीमीटर, कहाँ पर है? O की वैल्यू यहाँ पर देखना 1.5 दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1.5। तो जो आपको रिजल्ट मिला है बेटा 0.5652, इसमें क्या करना, आप गुणा करा देना किससे? 1.5 से। कितना आ गया? 0.978। तो इसलिए I इज इक्वल टू 0.978 इतना सेंटीमीटर। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या दिया है उसको सबसे पहले समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिया गया बेटा 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दिया गया 1.524 है। समझना बेटा, इसको फिगर से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। आपको एक प्रिज्म दिया गया है, ठीक है, ये हो गया, और इसका आपको अपवर्तन कोण दे दिया गया जिसको हम लोग ए से लिखते हैं
बात समझ में आई? ये अपवर्तन कोण है, कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसके एक फलक पर आप क्या करिए, प्रकाश की किरण आपसे पूछा जा रहा है कि कितने कोण पर आप आपतित कराइए। ठीक है, सपोज करिएगा कि आई कोण पर आपने आपतित करा दिया एक प्रकाश किरण को ऐसे। अच्छा, अब आपतन बिंदु पर आप अभिलंब खींचिए ये देखने के लिए कि किधर की ओर प्रकाश किरण जाएगी। हाँ भाई, तो हम लोग सपोज करेंगे ये क्या है, इस बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आप सभी जानते हो प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण फिर सीधे ऐसे नहीं जाएगी, अपवर्तन होगा, तो या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, इधर जाना चाहिए था, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। सपोज करना ऐसे यहाँ पर झुक गई। हाँ ठीक है भाई, चलो ये हो गया। अब उस बिंदु पर भी क्या करिए, आप एक अभिलंब खींचिए। ये यहां पर हो गया, यहां पर एक अभिलंब डाल दिए। अब आप सब जानते हो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, आपको इतने कोण पर यहाँ पर आपतित ही कराना है कि ये प्रकाश की किरण दूसरे फलक पर उस पार जाए ही ना, अपवर्तन ना हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, यानी सभी प्रकाश की किरणें अंदर ही लौट आए, प्रिज्म के भीतर ही ऐसे। तो सपोज करना यहाँ पर ऐसे लौटे, जितने कोण पर आपतित होगा उतने कोण पर यहाँ पर ऐसे परावर्तित हो जाएगा। चलो भाई, एरो समझ लीजिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, यहाँ पर ये अपवर्तित होगी और यहाँ पर फिर ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा दूसरे सरफेस पर। और आपसे यही पूछा है बेटा, आई पहले सतह पर कितने कोण पर आपको आपतित कराना है ये। अच्छा, किसके लिए, कि ये जो प्रकाश किरण है दूसरे सतह पर इसका केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, यानी कोई प्रकाश किरण बाहर न जाए, टकरा कर वापस आ लौटे। तो ये आपतन कोण हो गया, अभिलंब, ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण अपवर्तन कोण आर। और इसको आप कुछ मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते थे आर डैश, R1 R2 जो भी मन गए मान लीजिए, ये हो गया। तो जितने कोण पर यहाँ पर आपतित होगी अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी, आर डैश। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो दिया गया है, पहले उसको लिख लीजिए, ये सॉल्यूशन। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा क्या था, तो आप समझ सकते हो, आपसे कहा गया था आपके पास एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है बेटा, हियर A इज इक्वल टू 60 डिग्री, अपवर्तक कोण हो गया। अच्छा, अब आपको दिया गया है किस कोण पर आपतित कराया जाए, एक फलक पर किस कोण पर प्रकाश किरणों को आपतित कराया जाए, यानी आपसे आई पूछ रहा है। अच्छा, किसके लिए पूछ रहा है, ताकि दूसरे फलक पर केवल प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। किसके लिए, तो बताओगे, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, दूसरे फलक पर TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, और एक चीज दिया है आपको, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 1.524, कितना दे दिया गया। आई आपको चाहिए, ध्यान देना इसका रिलेशन। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रकाश की किरण का तभी यहाँ पर दूसरे फलक पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक, यानी कि सबसे पहले आपको क्रांतिक कोण निकालना होगा। तो आइए निकाल लेते हैं, आप लिखिएगा यहाँ पर, यदि प्रिज्म और वायु, प्रिज्म मान लीजिए कांच का बना है, तो कांच और वायु के अंतरापृष्ठ या सीमा पृष्ठ, अंतरापृष्ठ, हाँ बेटा, अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण
कितना है बेटा, तो आप बताइएगा IC, क्रिटिकल एंगल है ना, IC है। तब अगर हम मान लें बेटा ये जो प्रिज्म का पदार्थ है और जो बाहर वायु है, इन दोनों का अंतरापृष्ठ ये, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान IC है, तब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध का सूत्र लगा दीजिए। तब हम सभी जानते हैं बेटा साइन IC इज इक्वल टू 1/n। n क्या होगा बेटा, विरल माध्यम का, वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से आप बताओगे साइन IC बराबर 1/, अपवर्तनांक की वैल्यू आपको दी गई है 1.524। तो एक काम करना है आपको, एक को भाग कराना है 1.524 से, करवा दीजिए। हाँ लिखेंगे बेटा 1 डिवाइडेड बाई 1.524 कितना आएगा, तो आप बताओगे 0.65 और 61 है क्या बेटा, साइन IC। ठीक है, हमको क्रांतिक कोण का मान चाहिए, हमको साइन IC का मान नहीं चाहिए, तो इसलिए हम दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लेंगे। तो यहाँ तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो या फिर यहाँ पर बचेगा IC बराबर और इधर साइन इनवर्स लग जाएगा, तो साइन इनवर्स 0.6561। ओके, अब ये अप्रॉक्सीमेट बेटा 41 डिग्री की वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है। 0.6561 जो होता है वो साइन के 41 डिग्री का मान होता है। बात समझ में आ रही है। आप टेबल से या गूगल कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, और मुझे यहाँ पर याद है तो मैंने लिख दिया, हालांकि याद नहीं करना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, साइन 41 डिग्री, 41, घबराओ नहीं, ये रेडियन में, इसको पहले आप डिग्री में बदलो। तो इंटू 41 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पाई बाई 180 डिग्री से गुणा करा, पाई बाई 180 से गुणा करा दिए। कितना है बेटा, देखो 0.65605 अप्रॉक्सीमेट वही आ रहा है, 0.6561। बात समझ में आ रही। तो इसकी जगह पर हम लोग 41 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्रांतिक कोण का मान आपको मिल गया। अब यहां पर आप समझिएगा बढ़िया से, ये आप बताओगे दूसरे फलक पर TIR के लिए, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं आपतन कोण का मान, दूसरे फलक पर जो आपतन कोण का मान R' है, इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे R' इज ग्रेटर देन IC, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब IC की वैल्यू तो आपको पता है 41 डिग्री, R' की वैल्यू हम एक कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। आप सभी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला लिखते हो साइन I अपॉन साइन R, लेकिन I की जगह तो आप लिखते हो बेटा A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई R की जगह पर आप लिखते थे A/2। तो R से हमको मतलब है बेटा, देखना R बराबर कितना होता था, A/2। यहाँ से अगर हम A के लिए सॉल्व करें तो 2 भाग में इधर आएगा गुणे में, यानी 2R बराबर A, और 2R आप लिखते कहाँ थे, असल में ये होता था R प्लस R', यानी इन दोनों कोणों का योगफल होता था, और इन दोनों को जोड़कर हम लोग लिखते थे A के बराबर। अच्छा, तो ये दोनों 2R के बराबर कैसे हो जाता था, तो आप बताओगे, हम लोग देखते थे अल्पतम विचलन की दशा में, अल्पतम विचलन की दशा में R बराबर R' के होता है, तो इसलिए R' की जगह भी आप क्या लिख देते थे R, और R किसके बराबर हो जाता था, 2R के, जो कि बराबर होता था A। बात समझ में आ गई। तो हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि भैया इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी A के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे बेटा, हम सभी जानते हैं कि R प्लस R' बराबर A के होता है, तो हमको R' की वैल्यू चाहिए, इसलिए R' बराबर A, R इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस R, तो ये आपको मिल गया।
चलो भाई, अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो इसमें। हाँ, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको पहुंचना है R तक। ठीक है, फिर देखते हैं क्या संबंध होता है I और R में। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए बेटा। तो हम लोग R डैश की जगह लिख सकते हैं A माइनस R, ओके, इज ग्रेटर देन IC। हमको R की अगर वैल्यू चाहिए तो माइनस R रोकेंगे। एक काम करना, A दोनों पक्षों में घटा दो, यहाँ पर घटाओगे तो A से A कट जाएगा, इज ग्रेटर देन IC में से घटाना है R। चलो घटा दिए, इतना हो गया। अब एक काम करिएगा, वैल्यू पुट कर दो सबकी। तो माइनस R इज ग्रेटर देन IC की वैल्यू कितना है बेटा? 41 डिग्री रख देंगे। माइनस A की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री आपको दिया गया है, ये भी लिख देंगे। और इन दोनों को घटाइए, तो घटाएंगे बेटा तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, और 60 में से 41 घटाएंगे तो 19 डिग्री। ये लो बेटा, मिल गया। माइनस 1 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे, तो इसलिए R इज लेस देन 19 डिग्री। घबराओ नहीं, मैंने यहाँ पर साइन चेंज किया है। क्यों किया है उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसलिए कि अगर कहीं पर लिखा हो -5 इज ग्रेटर देन -6, हाँ हम सभी जानते हैं बेटा ये माइनस वाली संख्या है 6, भले ही बड़ी दिख रही है वो माइनस वाली है, तो माइनस वाली जो संख्या है वो -5 से क्या होगी? कम होगी। बात तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर -1 से दोनों पक्षों में गुणा करा दें तो माइनस माइनस +5 और फिर माइनस माइनस +6, क्या 5 6 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। आप बताओगे नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब -1 से दोनों पक्षों में गुणा कराते हैं तो असमिका में जो चिन्ह प्रयुक्त होता है उसको भी बदलते हैं। तो अब देखो सही है, 5 छोटा है 6 से। वही काम यहाँ पर भी किया गया है। -R -19 डिग्री से बड़ा था, ठीक है, लेकिन जब मैंने -1 से गुणा किया तो R क्या हो गया? छोटा हो गया 19 डिग्री से। बात समझ में आ रही है? अब कुल मिलाकर समझना, सीरीज समझना। कुल मिलाकर आप इसलिए सॉल्व करते आ रहे हो कि दूसरे फलक पर केवल पूर्णांतरिक परावर्तन हो, और दूसरे फलक पर पूर्णांतरिक परावर्तन होने के लिए R डैश का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने क्रांतिक कोण को निकाला, यानी 41 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब उसके लिए आपने सॉल्व किया है कि दूसरे फलक पर केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, इसलिए R का मान 19 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब R का मान 19 डिग्री से कितना छोटा होना चाहिए? कुल मिला के 19 डिग्री से छोटा होना चाहिए। हमको नहीं पता कितना छोटा होना चाहिए, सबको ले सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर अगर हम स्नेल का नियम लगाएं I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो R की कौन सी वैल्यू रखेंगे? R की वैल्यू 18 डिग्री, 17 डिग्री, 15 डिग्री। इससे बेहतर है R का हम लोग मैक्सिमम मान रख देंगे 19 डिग्री। R का हम लोग मैक्सिमम मान, जैसे R का मान 19 डिग्री से छोटा होना चाहिए, अगर R का मान हम लोग मैक्सिमम वैल्यू 19 डिग्री रख देते हैं तो भी प्रकाशीय किरण बाहर नहीं जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पर क्या होगा, बाहर जो विरल माध्यम है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि R 19 डिग्री होने का मतलब है R डैश का मान क्रांतिक कोण के बराबर 41 डिग्री, और अगर ये क्रांतिक कोण है तो प्रकाश की किरण फिर ऐसे अंतरा पृष्ठ से होकर चली जाएगी। बात समझ रहे? ऐसे, यानी कि बाहर कभी नहीं जाएगी। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। आप बताओगे बाई स्नेल। अब हम लोग स्नेल का नियम लगाने वाले हैं, स्नेल्स लॉ। और स्नेल का नियम क्या होता है बेटा? तो आप बताओगे साइन I अपॉन साइन R, और R की हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 19 डिग्री से छोटा R का मान कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता कितना रखें, अधिकतम मान रखेंगे। तो आप सभी जानते हो अगर R अधिकतम है तो साइन R का मान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए I मैक्सिमम भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन I भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होता है जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो कांस्टेंट ये तभी होगा जब ये बढ़ेगा, तो इसको भी बढ़ना चाहिए। क्लियर है बात? अब हमको I की वैल्यू चाहिए, इसलिए साइन I मैक्स को रोकेंगे, और यहाँ पर n है, साइन R मैक्स भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो इनटू साइन R मैक्स। हाँ बेटा, वैल्यू पुट करिए। n की वैल्यू 1.524, शायद यही था, देख लेते हैं एक बार। 1.524, और R की मैक्सिमम वैल्यू बेटा 19 डिग्री इंटू साइन R मैक्सिमम की वैल्यू कितना रख देंगे? 19 डिग्री। यही रखकर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो साइन 19 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 19 डिग्री, घबराओ नहीं, ये 19 डिग्री नहीं, पहले रेडियन में कैलकुलेट करता है तो इसको डिग्री में चेंज करिए, इंटू पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री। अब ये सही है,
तो साइन 19 डिग्री हो गया। तो 1.524 और इंटू साइन 19 डिग्री की वैल्यू बेटा 0.325 और कितना है 5। इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो पूरे का गुणा कराएंगे किससे बेटा 1.524 कितना आएगा 0.4961 इतना आएगा। ये किसके बराबर था साइन आई मैक्स। इसलिए आई मैक्सिमम ये अगर आपको चाहिए तो दोनों पक्षों में साइन इनवर्स ले लेंगे। तो यहाँ पर तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा 0.4961 और बेटा साइन इनवर्स 0.4961 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 29.75 डिग्री। ये इसकी वैल्यू होगी जो कि हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री। तो आई मैक्सिमम यही हमसे पूछा था बेटा कि कितने कोण पर हम लोग आपतित कराएं कि दूसरे फलक पर केवल और केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। तो दूसरे फलक पर हम लोग मान लें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने प्रतिबंध लिया है और वहीं से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं और आई की वैल्यू आपको मिल गई। तो बेटा आई की वैल्यू आप कितना रखोगे 30 डिग्री रखोगे अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आया।